लेवल अप सिर्फ ये नहीं हुआ कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट गाइडेड बाय आसिम मुनीर, फिर उन्होंने आगे जाके ये भी कह दिया कि अगर खुदा ना ख्वास्ता मेरी अहलिया को कुछ हुआ तो मैं आई विल होल्ड डायरेक्टली होल्ड, एक नाम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लिया, डायरेक्ट नाम ले लिया उन्होंने, तो और ज़्यादा अप हो गया। अब जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो दो मजमून उनके नाम पे छपे हैं ये कहाँ छपे हैं, और दोनों मजमून में उन्होंने पहले मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और अब और आगे बढ़ गए हैं। ये पहले लंदन इकोनॉमिस्ट में छपा और अब जाके लंदन की डेली टेलीग्राफ में छपा। अब ये दोनों जो अखबार हैं, इकोनॉमिस्ट भी और टेलीग्राफ भी, ये राइट विंग अखबार हैं, ये कंजर्वेटिव पार्टी के अखबार हैं, ये लेबर पार्टी के अखबार नहीं हैं। एक दूसरी बात ये है कि इकोनॉमिस्ट थोड़ा छुप के चलता है और डेली टेलीग्राफ तो ओपनली एंटी पैलेस्टीनियन और प्रो इजराइल और प्रो ज़ायनिज़्म है। तो अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि खान साहब के मजमून जो छप रहे हैं वो राइट विंग अखबारों में छप रहे हैं। तो अब ये क्यों ऐसी बात है कि वो कंजर्वेटिव पार्टी के जो लोग हैं, ये जो राइट विंग ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट है, वो खान साहब को सपोर्ट कर रही है। अच्छा, अब वहाँ मैं इससे आगे नहीं जाऊँगा बिकॉज खान साहब के जो ब्रदर इन लॉ हैं वो भी कंजर्वेटिव पार्टी में हैं और उनके बहुत से तल्लुकात हैं विद द स्टेट ऑफ इज़राइल। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने फिर जैसे उन्होंने वहाँ राइट विंग डोनाल्ड ट्रंप के साथ अच्छे तल्लुकात बनाए थे अमेरिका में, इसी तरीके के साथ यहाँ भी वो राइट विंग में यूके के अंदर राइट विंग में वो तल्लुकात उन्होंने बनाए हैं। अब वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि ज़्यादातर जो पाकिस्तान अफवाज के जो तल्लुकात हैं विद द अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट एंड विद द ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट, वो राइट विंग अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट और राइट विंग ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट। तो इसलिए उनको ये इस बात का एहसास है कि अगर किसी ने पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर डालना है तो राइट विंग अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट विच इज़ द पेंटागन एंड द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एंड डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ, और इस तरफ द कंजर्वेटिव पार्टी एंड दीज पेपर्स लाइक द इकोनॉमिस्ट एंड लाइक दिस। तो मैं ये समझता हूँ दिस इज़ अ ग्रेट स्ट्रेटजी। ये इसमें ज़ाहिर है उनको किसी ने समझाया ये सारी बात और इसलिए वो उन्होंने ये प्लेटफॉर्म्स लिए हैं और उनका यही मौक़िफ़ है कि जितना ज़्यादा प्रेशर मैं डालूँगा उतनी ज़्यादा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एक्सपोज होगी यहाँ की और उसके ऊपर प्रेशर आएगा फ्रॉम द इंटरनेशनल राइट विंग मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि खान साहब इज़ ट्राइंग टू वू, उनके साथ रब्ता रखना चाह रहे हैं। उनको पता है कि अगर कोई लिबरल इस्टेब्लिशमेंट हो तो वो शायद खान साहब को सपोर्ट नहीं करेगी, राइट विंग इस्टेब्लिशमेंट शायद खान साहब को सपोर्ट करे। तो इस किस्म की सियासत है बट टॉक फाइट। खान साहब इस जो कहते हैं ना कि बिल्कुल ऊपर ले जा रहे हैं, ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि, और प्रेशर किस बात का, दो बातें, एक ये कि इलेक्शन करवाएं, दूसरा ये मुझे जेल से निकालें। और आज आपने देख ही लिया कि वो जो एक रिटायर्ड जनरल साहब हैं उन्होंने भी जो प्रपोजल फ्लोट की है रेकन्सिलिएशन की, उसके अंदर क्या है, मोटा पॉइंट ये है कि जी ये 2 साल के बाद इलेक्शन करा लें। बिल्कुल 2 साल में आप इलेक्शन करा लें। अब 2 साल क्यों, 1 साल क्यों नहीं, 3 साल क्यों नहीं, क्योंकि 2 साल रहते हैं जनरल आसिम मुनीर की एक्सटेंशन के लिए या रिटायरमेंट के लिए। सो दिस इज, तो इसलिए ये 2 साल वाली बात जो है इसकी अहमियत बन जाती है। तो ये सब चीज़ें लिंक्ड है एक दूसरे के साथ। तो खान साहब एक स्ट्रेटजी के तहत ये सब कुछ कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो बाकी लोग जो हैं, एक तरफ उन्होंने 3 मेंबर कमेटी भी बना दी है कि इन तीनों, ये 3 में से कोई भी बात करे मुझे कोई इतराज़ नहीं है। गंडापुर साहब हैं, उमर अयूब हैं और शिबली फराज साहब हैं, मगर अब एक और चौथा मोहरा जो है वो भी कूद गया है, वो है फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब भी बाहर आ गए और अब उनकी ये कोशिश होगी कि ये तीनों के पत्ते काट के वो कोई रास्ता निकालें खान साहब के लिए, ताकि खान साहब उनके लिए रास्ता निकालें, वो वापस पीटीआई में आ जाए। क्योंकि फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ काफ़ी पीटीआई के अंदर रिजेंटमेंट है, पहले भी थी और अब तो ज़्यादा है, बिकॉज वो समझते हैं कोई डील करके ये बाहर आए हैं। तो इसलिए और फवाद चौधरी साहब थोड़े बहुत हाथ पैर मार रहे हैं। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात की है, उनसे ये पूछा गया कि कोई डील होने जा रही है, आप चाहेंगे कोई डील हो जाए बिटवीन इमरान खान और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, तो और क्या आप उनसे डील करने जा रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, डील वील कोई नहीं होनी, हमने एंगेजमेंट करनी है। उन लफ्ज़ इस्तेमाल किया एंगेजमेंट, हमने एंगेजमेंट करनी है, मतलब बातचीत शुरू करनी है, हम कोई डील नहीं करेंगे। तो एक तरफ वो एनआरओ मांग रहे हैं बेसिकली, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं हम तो एंगेज होना चाह रहे हैं, रास्ते बातचीत करना चाह रहे हैं, बातचीत पे क्या हर्ज है, डील हम नहीं करेंगे। तो इसका ये मतलब है कि एक तरफ नो डील
दूसरी तरफ ये कि एंगेजमेंट से मुराद ये हमारे लिए रास्ता खोलें, मगर हमारी टर्म्स पे खोलें, और वो टर्म्स जो हैं वो एक रिटायर्ड जनरल साहब ने आपके आगे रख दी है कि जी 2 साल के अंदर ये हुकूमत जाए और एक इलेक्शन हो जाए। हाँ, लेकिन इमरान खान साहब ने डयाला जेल में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मैंने किसी को कोई टास्क, किसी रिटायर्ड को कोई टास्क नहीं। जाहिर है डायरेक्ट तो कभी भी नहीं देते, और आपको पता ही है जो राइट विंग मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट रिटायरमेंट में है, उसमें मैं समझता हूँ 80% लोग जो हैं वो खान साहब के साथ हैं। तो वो तो आपने देख ही लिया जिस तरीके से पिछले महीनों में जो कैंपेन चली थी ऑफ रिटायर्ड आर्मी पर्सनल। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान में भी और आउटसाइड पाकिस्तान। अभी भी सबसे बड़ी लॉबी जो है वो आउटसाइड पाकिस्तान बैठी है। हाँ। जो कि वहाँ से बैठ के ये चला रही है पूरी कैंपेन। तो ये कोई इट्स ऑल पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रो इमरान खान लॉबी। ओके, पार्ट ऑफ अ डिज़ाइन। उसी डिज़ाइन का किसी डिज़ाइन का जिक्र इमरान खान साहब ने भी किया, और जो बात आप कर रहे हैं सेठ साहब, हामिद खान साहब ने भी एक इंटरव्यू में वही बात की है कि जब बहुत ज़्यादा दबाव होता है तभी इस्टेब्लिशमेंट बात करने के लिए मजबूर होती है, और अगर हुक्मरान इत्तेहाद हुकूमत छोड़ दे तो ही बात हो सकती है। यानी जितना आपका एनालिसिस था वो हामिद खान साहब ये कह रहे हैं जी, तो कह रहे हैं कि प्रेशर जितना ज़्यादा डालें वो अच्छा है। तो अब मेरा सवाल ये है कि इससे पहले आप बता चुके कि, सॉरी टू कट यू, इससे पहले आप बता चुके कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नो इंटरेस्ट, नो लिफ्ट। इस तरह के मजमून के बाद क्या इस्टेब्लिशमेंट दबाव में आएगी? मैं ये समझता हूँ कि प्रेशर तो आएगा, डायरेक्टली कभी भी इस्टेब्लिशमेंट बात नहीं करेगी, मगर अब जब इस किस्म के आइडियाज़ फ्लोट होने शुरू हो गए हैं ये जनरल लोधी रिटायर्ड कहते हैं कि जी मैंने तो पहुँचा दी आपने प्रपोजल्स, मगर कुछ जवाब नहीं मुझे मिला। उनको मिल गया मगर जवाब नहीं मिला। मैं नहीं समझता कि कोई फॉर्मल जवाब मिलेगा उनको। मैं आज पेशेंट गोई करता हूँ कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलेगा उनको, मगर ये ज़रूर है कि जवाब मिलेगा किसी और किस्म का। अब वो क्या होगा वो आई रादर नॉट गो देयर, वो तो फिर खुद ही वो फैसला करेंगे उन्होंने क्या जवाब देना है। मगर देखिए ना जवाब देना भी तो जवाब होता है। बिल्कुल ऐसे ही है ना, बोलना और साइलेंट रहना दोनों जवाब होते हैं। साइलेंस इज आल्सो एन एक्सप्रेशन। याद है आपको DGISPR की ये ट्वीट? बिल्कुल। तो साइलेंस इज गोल्डन, समटाइम्स साइलेंस इज वेरी लाउड। तो ये लाउड साइलेंस ना हो जाए। मुझे जो बात दिलचस्प लगती है कि एक सीजन्ड जर्नलिस्ट ने ये बात उठाई है, और उन्होंने ये बात यहाँ तक उठाई कि अब फ्रंट पेज पे अखबारों के आनी शुरू हो गई है और डिस्कशन में आनी शुरू हो गई। आपको याद होगा पिछले हफ्ते आपने जिक्र किया था और मैंने एक ही सेंटेंस में इसको रिजेक्ट कर दिया था, याद है कि जी ये कौन लोग हैं और ये क्या कर रहे हैं, इसकी कहीं बात बनेगी या नहीं बनेगी। मैंने कोई बात नहीं बनेगी। तो वो पिछले हफ्ते और आज इस हफ्ते फ्रंट पेज की न्यूज़ बननी शुरू हो गई है और उसके ऊपर तबसरे होने शुरू हो गए हैं। तो इसके पीछे भी तो कोई चीज़ होगी ना। क्या ये हमदर्दियाँ हैं खान साहब के साथ, या एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो एक माहौल बना हुआ है इस मुल्क के अंदर, ये उसका ये रिफ्लेक्शन है, या लोग ये जेन्युइनली परेशान हैं कि इस मुल्क के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके हल निकलने चाहिए और ये जो इस किस्म का जो डेडलॉक है उसको ब्रेक करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ इसके अंदर ये मिक्स्ड इमोशंस हैं। ये मुहिब्बुल वतनी का भी ये एक इजहार है कि ये जो क्राइसिस है इसको किसी तरीके से रिजॉल्व किया जाए। मगर प्रॉब्लम जो आ रही है ये क्यों आसानी से रिजॉल्व नहीं होगी, वो इसीलिए नहीं होगी क्योंकि खान साहब ने बहुत सख्त पोजीशन इख्तियार की हुई है और खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड भी बड़ा सख्त है। इसलिए मैं, और जो आजकल के जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप है उन्होंने भी एक सख्त रवैया इख्तियार किया है। मेरा ये मौक़िफ़ है कि या इन दोनों में से ये नहीं होगा कि ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट खान साहब के साथ बैठ के कोई मुज़ाकरात करे, क्योंकि खान साहब के डिमांड्स आर कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल टू दिस इस्टेब्लिशमेंट। तो या तो इस इस्टेब्लिशमेंट में तब्दीली आए या खान साहब जो हैं वो अपना मौक़िफ़ जो है वो जेन्युइनली चेंज करें और कन्विंस करें कि उन्होंने चेंज किया है। मगर ये एक क्राइसिस डेफिनेटली है। आपने देखा कि इस ख़त के अंदर उन्होंने IMF को भी लताड़ा जी, और वो बिल्कुल वो कह रहे हैं कि जब तक ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चलेगी मईशत नहीं ग्रो करेगी। तो वो ये इशारा है उन लोगों की तरफ जो लोग यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। SIFC का इज़ हेडेड बाय द आर्मी चीफ, राइट। तो वो कोशिश कर रहे हैं यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने की और मईशत को चलाने की, और पटरी से उतर चुकी है उसको वापस वहाँ लाने की। और खान साहब जो हैं दुनिया को ये कह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट मत करें, यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और जब तक ये नहीं हल होगी ये मुल्क स्टेबल नहीं होगा और इकॉनमी रिवाइव नहीं होगी। तो आप देख लीजिए ना कि किस लेवल पर ये कॉन्फ्रंटेशन जो है वो चली गई है कि पाकिस्तान की जो एक्चुअली जो नेशनल इंटरेस्ट में जो इश्यूज़ हैं उसको भी खान साहब चैलेंज कर रहे हैं। यस। और ये कि वो जो 6 जजेस का ख़त है
उसको भी उन्होंने इस ख़त में मेंशन किया। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनकी माजूरी का भी जिक्र किया है कि वो इस बारे में कुछ नहीं कर पाए अभी तक। तो उन पे भी प्रेशर आ गया ना जी। तो जवाब आपने कहा उधर से तो नहीं आएगा, तो इधर से आएगा जुडिशरी से जी। मेरा ख्याल है कुछ महीना पहले मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान की जुडिशरी अंडर बहुत प्रेशर है, और मैंने ये भी कहा था कि 70% से ज़्यादा, ये एक आर्बिट्ररी फिगर है, बट मेरा एक इम्प्रेशन है कि ये जुडिशरी जो है ये भी प्रो पीटीआई है। और इसलिए क्योंकि बहुत अवाम जो है वो इस वक्त बड़ी प्रो पीटीआई है, तो ये एक इशू बना हुआ है। अच्छा। और जजेस जब घर जाते हैं तो उनके बेटे बेटियां जो है वो सारे ही जो है मेरा ख्याल है प्रो पीटीआई हैं। यानी जजेस पे पब्लिक सेंटिमेंट का असर होता है? बिल्कुल होता है, एब्सोल्युटली होता है, और मेरा ख्याल है वो अभी भी है और वो ख़त्म नहीं होगा। और खान साहब की यही कोशिश है कि एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट, उन दोनों को ऊपर प्रेशर रखा जाए। तो इन सब चीज़ों के होते हुए अब इसमें एक एक चीज़ को उन्होंने इवन के ईस्ट पाकिस्तान को भी डिस्कस किया, एक्स प्लेटफॉर्म पे बैन का भी उन्होंने जिक्र कर दिया, फिर जुडिशरी की मजबूरियों का भी उन्होंने बता दिया, फिर टेररिज्म का भी जिक्र कर दिया, फिर यूएस के जो स्टेट डिपार्टमेंट की ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस के हवाले से रिपोर्ट है उसको भी मेंशन कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ जब हमने नून लीग और पीपल्स पार्टी का रवैया देखा कि वो कहते हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं, अब इस तरह के इसे बोलेंगे बाउंसर के बाद कि आप किसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कत्ल की कोशिश की जा रही है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज अब भी इंगेज करेंगी? पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि हम खान साहब के साथ इंगेज करना चाहते हैं। खान साहब कह रहे हैं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ आपके साथ, आप तो पपेट्स हैं, मैं तो जो मालिक है उनके साथ बात करना चाहूँगा ना, क्योंकि मैं भी एक मालिक हूँ, वो भी एक मालिक है, मैं अवाम का मालिक हूँ, आप सारी रियासत के मालिक हैं, तुसी कौन हो? वो नाइदर है ना देर, आपको तो उठा के लगा के वहाँ खड़ा कर बिठा दिया, और भूल गए हैं कि आप भी ऐसे ही आए थे, इसी इस्टेब्लिशमेंट ने आपको कहीं से उठा के बैठा दिया था। तो अब आप कह रहे हैं कि वो कहते हैं द बूट इज़ ऑन द अदर फुट। तो खान साहब मेरा ख्याल है कि ये वैसे इशू बहुत सीरियस है और इसको रेजोल्यूशन के बगैर बड़े मसले बनेंगे। अब कैसे रिजॉल्व होगा, खान साहब पीछे हटेंगे या एस्टैब्लिशमेंट पीछे हटेगी, या हालात ही ऐसे बन जाएंगे किसी न किसी वजह से कि किसी एक को पीछे हटना पड़ेगा। तो सर साहब, इससे पहले भी जब मोहतरमा बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने एक लेटर लिखकर अपने लाइफ थ्रेट से आगाह किया था, एक ईमेल के थ्रू 4 नाम मेंशन किए थे, वो फिर बाद में मुल्क आई तो वो शहीद भी हो गई। जब इस तरह से एक वर्ल्ड क्लास लीडर अपने लाइफ थ्रेट्स के बारे में बताता है तो कितना सीरियस इन खदशात को लेना चाहिए? लेना तो चाहिए, मगर लिया नहीं जाता। मोहतरमा ने तो 4 नाम लिए थे, चारों नाम जो हैं उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया और चारों धंधना रहे हैं बाहर बैठ के, और किसी किस्म की उनके ऊपर दाग नहीं लगा और ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं हुई। हालांकि उनमें से कम 1-2 एक्टर्स जो थे वो तो मुशर्रफ की रेजीम के साथ बड़े क्लोजली रिलेटेड थे, तो इसलिए मेरा ख्याल है ये लोग इन चीज़ों को ज़रा इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, स्पेशली अगर रियासत के साथ उसका कोई ताल्लुक हो। आपको नहीं लगता कि हुकूमत को चाहिए? सिर्फ ये कह दूं कि देखिए ना, केसेस तो चले थे ना जी, बनाए गए थे मर्डर केस, कहाँ गया? पूछ लीजिए ज़रदारी साहब को, स्कॉटलैंड यार्ड तक आई, कहाँ गया? ज़रदारी साहब को पूछे वो केसेस का क्या हुआ जो मोहतरमा के मर्डर के ऊपर बने थे। याद भी नहीं किसी को कि केस हुआ, क्या हुआ, वो अभी तक पड़ा हुआ है या कोई कंक्लूजन निकली या नहीं निकली, क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ, कुछ नहीं पता चला। हो सकता है आज से 40-50 साल बाद कोई रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट जाए और भुट्टो रेफरेंस जैसा ही कोई फैसला, फिर भी ये नहीं पता चलेगा। अलबत्ता ये कोई फैसला आ सकता है कि हाँ जी उसमें फलाने का हाथ था, ये कभी नहीं पता चलेगा। वो तो तालिबान ने, बैतुल्ला मसूद ने कहा था कि मैंने किया है, बात वहीं ख़त्म हो गई थी। अब वो कैसे किया, कि किसने फैसिलिटेट किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया नहीं बनाया गया, एंड सो ऑन, बहुत से सवाल रह गए थे और वो रह ही जाएंगे। ठीक है।